हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान। आज हम इन दोनों ही राजाओं के जीवन और संघर्ष के बारे में अपने इस अध्याय यानी कि चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भारत में ऐसे पराक्रमी एवं साहसी शासकों की श्रृंखला जो है वो काफी बड़ी रही है, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की, बल्कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर दिया। इस अध्याय में भी हम ऐसे ही दो पराक्रमी शासकों राजा सुहेल देव और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने 2018 ईस्वी में राजा सुहेल देव और पृथ्वीराज चौहान पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। राजा सुहेल देव के बारे में जानते हैं पहले हम कि ये एक वीर और पराक्रमी शासक थे। इनके पिता प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में ये बहराइच राज्य के शासक बने थे। पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य को और अधिक मजबूत किया इन्होंने, और उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल दिया और सेना का पुनर्गठन किया। किसने? सुहेल देव ने 1027 से 1077 ईस्वी तक यानी कि लगभग 50 साल तक शासन किया। राजा सुहेल देव ने महाराज की उपाधि भी धारण की। राजा सुहेल देव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ यानी कि मजबूत राज्य का निर्माण किया, और ये क्षेत्र जो थे प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में विभक्त थे, जहां राजा सुहेल देव के सहयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य करते थे, जिन्हें राजभर राजा भी कहा जाता था। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और लखीमपुर तक फैलाया। ये राजा सुहेलदेव की प्रतिमा है। क्या आप जानते हैं कि राजा सुहेलदेव का जन्म जो है वो 990 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। वह राजभर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके दो भाई थे, बहरदेव और मलदेव। ये भी राजा सुहेलदेव की भांति ही वीर और पराक्रमी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अवध और मैदानी भागों में राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानियां जो है वो सुनाई जाती है। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किए। वह मथुरा, थानेसर, कन्नौज और सोमनाथ के अति समृद्ध मंदिरों को तोड़ने में भी सफल रहा। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सालार मसूद ने भी भाग लिया, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार और तुर्क राज्य के प्रसार करने की जिम्मेदारी जो थी वो सैयद सालार मसूद ने अपने कंधों पर ले ली। वह भी भारत में इस्लाम का प्रसार करने के साथ साथ यहाँ की धन संपदा को लूटना चाहता था। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए आक्रमण किया। यहाँ उसका सामना राय महिपाल व राय हरगोपाल नामक दो स्थानीय प्रशासकों ने किया, लेकिन मसूद ने इनकी सेना को हरा दिया। दोनों लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। मेरठ, बुलंदशहर व बदायूं क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने मसूद की अधीनता स्वीकार कर ली। मसूद ने कन्नौज को केंद्र बनाकर पूर्व की ओर सेना भेजने का निर्णय लिया। उसने 7 तारीख पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र के जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने बहराइच के राजा सुहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। बहराइच के राजा सुहेलदेव भगवान सूर्य के उपासक थे और सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से भी जाना जाता था।
सालार मसूद को रोकने के लिए बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राजा सुहेल देव के नेतृत्व में लामबंद यानी कि इकट्ठे हो गए। ये राजा बहराइच के शहर के उत्तर की ओर लगभग 3 मील की दूरी पर भकला नदी के किनारे अपनी सेना सहित इकट्ठे हुए और अभी ये युद्ध की तैयारी ही कर रहे थे कि सालार मसूद ने रात्रि में उन पर आक्रमण कर दिया और इस अचानक हुए आक्रमण के कारण दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन बहराइच की पहली लड़ाई में सालार मसूद विजयी रहा। पहली लड़ाई में परास्त होने के बाद फिर से अगली लड़ाई के लिए बहराइच की सेना जो है वो इकट्ठी होने लगी, लेकिन उन्होंने रात्रि आक्रमण की संभावना पर फिर भी ध्यान नहीं दिया और इस बार भी रात के समय हुए आक्रमण में परास्त हो गए। यद्यपि तुर्क सेना के अनेक सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। अब बहराइच की सेना सुहेल देव के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध हेतु तैयार हो गई थी। लड़ाई का क्षेत्र था चित्तौर झील से हठीला और अनारकली झील तक फैला हुआ। जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैयद सालार मसूद जो था वो मारा गया और उसकी बची हुई सेना भाग गई। सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद राजा सुहेल देव ने विजय पर्व मनाया और इस महान विजय के उपलक्ष्य में कई पोखर भी खुदवाए। पोखर मतलब तालाब। वह एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन इसे पूरा न कर सके। 1034 ईस्वी में तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने व यहाँ इस्लाम का प्रसार करने का साहस नहीं किया। बहराइच का युद्ध 1034 ईस्वी जून में सुहेल देव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद जो था वो अधिक देर तक न ठहर सका। सुहेल देव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषभुजा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया और दूसरे ही दिन सीवर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। अब है पृथ्वीराज चौहान। भारतीय राजपूत राजवंशों में चौहान वंश को विशेष स्थान प्राप्त है। चौहान वंश के शासकों ने 9वीं से 12वीं सदी तक शासन किया। इस राजवंश के शासकों ने आधुनिक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और इसके समीपवर्ती यानी कि आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। प्रारंभिक काल में इनकी जो राजधानी थी वो शाकंभरी, जिसे शांबर झील भी कहते थे, वो थी और बाद में अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण इन्हें अजमेर के चौहान के रूप में भी जाना जाता है। हाँ जी, इस राजवंश के संस्थापक का नाम था राजा वासुदेव चौहान और इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। 1178 से 1192 ईस्वी तक राज्य किया इसने। चौहान वंश के महान व अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरस भी कहा जाता है। इनका जन्म 1165 ईस्वी में हुआ था और यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही युद्ध विद्या इन्होंने सीख ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया, जिसके कारण उसे अजमेर का शेर भी कहा जाता है। उसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। राज्याभिषेक पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 ईस्वी में यानी कि मात्र 13 वर्ष की आयु में अजमेर का शासक नियुक्त किया गया। उसकी बहादुरी एवं शौर्य से प्रभावित होकर इसके नाना अनंगपाल ने उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए 1182 ईस्वी में भड़ान के राजा को परास्त किया
और रिवाड़ी, भिवानी, अलवर के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमाल को भी हराया। 1186 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार जो है पश्चिमी भारत में किया। पृथ्वीराज चौहान ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब इनके बारे में कुछ मुख्य बातें। ये पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर्स है। पृथ्वीराज चौहान 64 कलाओं व 14 विद्याओं का अध्ययन किया था इन्होंने। पृथ्वीराज चौहान केवल 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। सम्राट पृथ्वीराज 36 अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है उनको 6 भाषाओं का संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मगधी और सूरसेनी का ज्ञान था। चंद्रबरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर व उनकी माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की 16 रानियों के नाम मिलते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो धर्मशास्त्र, मीमांसा, आयुर्वेद, गणित, संगीत आदि विद्याओं के ज्ञाता थे। पृथ्वीराज के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 3 लाख सैनिक थे, 300 हाथी और वह सैनिक के रूप में कुशल घुड़सवार और ऊंट भी थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय तथा हमीर महाकाव्य, ये प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो के बारे में जानते हैं कि ये 2500 पृष्ठों यानी कि पन्नों का पेजिस का एक महाकाव्य है जिसमें 1 लाख छंद और 69 समय यानी कि सर्ग या अध्याय कह सकते हैं उसको हम। इसके रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई थे, और जो कि पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वे ओजस्वी कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। भारत को 1175 ईस्वी के बाद एक बार फिर से तुर्क आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस बार तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी। उसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। इस समय भारत में गुजरात का चालुक्य, दिल्ली और अजमेर का चौहान और कन्नौज के गहडवाल नामक 3 शक्तिशाली राजवंश थे। तीनों राजवंश अपने आप में इतने सक्षम और शक्तिशाली थे कि वे अकेले अकेले ही तुर्क शत्रुओं में से सफलतापूर्वक निपट सकते थे। मोहम्मद गौरी ने सैन्य बल के साथ साथ युद्ध की रणनीति की ओर विशेष ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने खैबर की बजाय अधिक सुरक्षित एवं छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को आसानी से जीत लिया। उसके बाद उसने उच्च के शासक भट्टी राय पर धोखे से विजय प्राप्त कर ली। मूलराज तथा नायकी देवी से मोहम्मद गौरी की हार। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। यहाँ मूलराज द्वितीय की मां नायकी देवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना की भारी पराजय हुई। मोहम्मद गौरी जान बचाकर गजनी वापस लौटा। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन में फिर से कभी गुजरात की तरफ मुंह नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पेशावर और लाहौर को जीता। वह दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया। प्रबंध चिंतामणि एवं पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया, जबकि मुस्लिम लेखकों मिन्हास और फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच त्राइन के मैदान में केवल 2 लड़ाइयां हुई। इतिहासकार दशरथ शर्मा का मानना है कि 1186 में लाहौर जीतने के बाद गौरी सेना नायकों और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं की सीमा पर हुई झड़पों को हिंदू लेखकों ने बड़ी लड़ाइयां लिखा, जबकि मुस्लिम लेखकों ने इनकी उपेक्षा की है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाइयां हुई थी
छोटी या बड़ी, उनके बारे में अलग अलग लेखकों के, इतिहासकारों के अपने अपने विचार है। मेन लड़ाई थी त्राइन का युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसने पृथ्वीराज के सीमांत क्षेत्र भटिंडा पर अधिकार कर लिया, मगर पुनः कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज के सैनिकों ने गोरी के सैनिकों को वहां से भगा दिया। अगले ही वर्ष 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली विजय की योजना बनाई और दिल्ली से 80 मील दूर दोनों के मध्य त्राइन यानी कि त्रावड़ी के स्थान पर घमासान भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। यदि उसके सैनिक उसे नहीं बचाते तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। युद्ध में गोरी की बुरी तरह से पराजय हुई। गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई और गोरी के सैनिकों को सरहिंद तक खदेड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान का कार्य जो था पूर्ववर्ती शासकों से थोड़ा कठिन था, क्योंकि अरबों एवं महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुका था। लाहौर के पूरे प्रदेश पर तुर्क मुसलमानों का अधिकार हो चुका था तथा भारत के तबर हिंद यानी कि भटिंडा तक उनकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। इसी कारण प्रथम त्राइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान एक सीमा तक ही गोरी का पीछा कर सकता था। उसके बाद है त्राइन का दूसरा युद्ध, जो कि अगले ही साल हुआ था 1192 ईस्वी में। त्राइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट आया, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को न भूल सका। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 ईस्वी में भारत पर फिर से आक्रमण किया। गोरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे। पृथ्वीराज को जब यह पता चला तो वह भी अपने अधीनस्थ राजाओं की सहायता से त्राइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ। मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर उस समय हमला किया जब सैनिक अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे। गोरी ने सेना को 5 भागों में बांटकर हमला किया। इस बार भी राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई और इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करके 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद राठौड़ को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को भी भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि 1206 ईस्वी में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, लेकिन इस कार्य में विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीयों के सतत प्रतिरोध के कारण 570 वर्ष यानी कि 636 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का समय लगा। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी चौहान के राज्य में? चौहान राज्य में शासन जो था वो राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। फिर भी इस वंश का शासक निरंकुश नहीं था। निरंकुश मतलब कठोर नहीं था। राजा राज्य का प्रधान होता था। राज्य की सभी शक्तियां ही उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते थे। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो आर्थिक व्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा, बर्तन और पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। दिल्ली और आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम समाज का मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियां बन चुकी थी। उस समय सती प्रथा और जोहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। ये पृथ्वीराज चौहान का सिक्का है और ये है तारागढ़ किला अजमेर स्थित। स्थापत्य कला एवं ललित कला। पृथ्वीराज चौहान
एवं राजपूत शासकों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में किलों का निर्माण करवाया, जिनमें राय पिथौरा, दिल्ली, अजमेर व झांसी का किला जो है वो प्रमुख है। शासकों द्वारा भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया गया। इससे स्थापत्य कला और मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इसी कारण इस युग को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ पे बच्चे जो भी उन्हें अब तक याद हुआ है पुनरावृत्ति कर सकते हैं। राजा सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। सही उत्तर छांटे। चौहान वंश के शासकों ने 9वीं से 12वीं सदी तक शासन किया था। बहराइच के राजा सूर्यदेव के उपासक थे। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में क्या बनवाए थे? पोखर बनवाए थे। पृथ्वीराज कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? 13 वर्ष की आयु में। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सुहेलदेव डैश राज्य के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बहराइच के। नाइकी देवी गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय की मां थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी थी। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का लेखक चंद्रबरदाई था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब है सही कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाए। फर्स्ट हमारा राजा सुहेलदेव ने 1027 से 1077 तक शासन किया, तो ये बिल्कुल सही है। लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। चौहान वंश के संस्थापक का नाम कृष्णदेव चौहान था, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पृथ्वीराज रासो है, ये भी गलत है, क्योंकि और काव्य भी है, सिक्के, कई सारी चीजें हैं जानकारी का स्रोत। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सुहेलदेव एवं सालार मसूद के बीच निर्णायक युद्ध का क्षेत्र चित्तौड़ झील से हटीला और अनारकली तक फैला हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। अब है उचित प्रशासनिक क्षेत्र, तो ये कितना भागों में? बहराइच, बहराइच का संबंध किससे है? सुहेलदेव से। बहराइच का शासक था सुहेलदेव। पृथ्वीराज चौहान, इसे 6 भाषाओं का ज्ञान था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और जून 1034 में बहराइच सेना का हमला हुआ था। अब है लघु उत्तर वाले प्रश्न। राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसे हराया? इनको हम विस्तार से देखते हैं नीचे। हाँ जी, यहाँ पर राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसे हराया था तथा भारत सरकार ने उनके प्रति किस प्रकार सम्मान व्यक्त किया? तो राजा सुहेलदेव ने 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद को हराया था और भारत सरकार ने 2018 ईस्वी में डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? सेकंड क्वेश्चन है। उनके जीवन और कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के महान और अंतिम शासक थे। उन्होंने दिल्ली के आसपास चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और हमीर, ये 3 बड़े बड़े महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहां तक फैला हुआ था? उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंध किस प्रकार का था? तो इनका जो राज्य है वो आधुनिक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और इसके समीपवर्ती यानी कि आसपास के क्षेत्रों तक विस्तृत या फैला हुआ था। चौहान राज्य में शासन जो है राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राज्य का प्रधान राजा होता था। वह सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा शासन चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेता था। नेक्स्ट है
आइए विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध की संक्षेप में व्याख्या करें। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद ने मेरठ, बदायूं, बुलंदशहर, सत्तारिक आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इस क्षेत्र के जो स्थानीय शासकों ने बहराइच के राजा सुहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में बहराइच के आसपास के राजा संगठित हो गए। बहराइच की पहली लड़ाई में सालार मसूद द्वारा रात में अचानक आक्रमण करने के कारण वह विजयी रहा, लेकिन जब आगे लड़ाई हुई तो बहराइच की सेना संगठित हो गई और जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का क्षेत्र चित्तौड़ झील से हठीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था और इस युद्ध में सैयद सालार मसूद मारा गया। कौन सी में? 1034 की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य में स्थापित प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें। प्रशासनिक व्यवस्था, चौहान राज्य में राजतंत्रीय व्यवस्था पर इसका शासन आधारित था, लेकिन शासक जो है वो निरंकुश नहीं था। राज्य की सभी शक्तियां राजा में निहित होती थी। वह राज्य का कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा शासन चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। आर्थिक व्यवस्था, राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। कपड़ा, बर्तन और पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। सामाजिक व्यवस्था, राजपूताना समाज का मुख्य आधार क्या था? वर्णाश्रम था। उस समय स्त्री प्रथा और जौहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। नेक्स्ट है हमारा, तराइन के प्रथम एवं द्वितीय युद्ध का विश्लेषणात्मक वर्णन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में दिल्ली में 80 मील दूर तराइन यानी कि त्रावड़ी के स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। यदि मोहम्मद गोरी के सैनिक उसे नहीं बचाते तो वह मर जाता। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए और भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को फिर से एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया और 1192 ईस्वी में तराइन में ही दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी ने सेना को 5 भागों में बांटकर आक्रमण किया था। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े लेकिन हार गए। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा कि जून 1034 ईस्वी में सुहेलदेव एवं सालार मसूद के मध्य लड़े गए युद्धों को निर्णायक युद्ध कैसे कह सकते हैं? तो जून 1034 ईस्वी में सुहेलदेव और सालार मसूद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सालार मसूद मारा गया। सालार मसूद की बची हुई सेना भाग गई। राजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया और इस उपलक्ष्य में अनेक पोखर खुदवाए। इस युद्ध में पराजित होने के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने या इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का साहस नहीं किया। इस कारण इस युद्ध को निर्णायक युद्ध भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अति लघु प्रश्नोत्तर। तो राजा सुहेलदेव का जन्म कब हुआ था? 990 ईस्वी में वसंत पंचमी को। राजा सुहेलदेव जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? राजभर। सुहेलदेव के 2 भाइयों के नाम क्या थे? बहरदेव और मलदेव। सुहेलदेव बहराइच यानी कि ब्रह्माइच भी कहा जाता था। उसके शासक कब बने? 1027 ईस्वी में। बहराइच के राजा किस देवता के उपासक थे? सूर्यदेव के। सैयद सालार मसूद कब मारा गया? 1034 ईस्वी में। जून 1034 में युद्ध हुआ था राजा सुहेलदेव के साथ, उसमें सैयद सालार मसूद मारा गया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। सुहेलदेव के पिता का नाम था प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चौहान वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? 9वीं से 12वीं सदी तक। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी शाकंभरी। चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी, यानी कि बाद में उन्होंने कौन सी राजधानी बनाई? अजमेर। अजमेर का शेर किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 1165 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक कब नियुक्त किया गया? 1178 ईस्वी में, मात्र 13 साल की उम्र में। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंद्रबरदाई थे। ये इनके बचपन के मित्र भी थे। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम क्या था? आनंदपाल महाराज। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किए? 1175 से 1206 ईस्वी तक, लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने भी भाग लिया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की कितनी रानियों के नाम मिलते हैं? 16 रानियों के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद राठौड़ के बीच। इसमें जयचंद राठौड़ जो है वो पराजित हो गया था। चौहान राज्य में प्रशासन किस व्यवस्था के अनुसार होता था? राजतंत्र व्यवस्था के अनुसार। चौहान राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। राजपूत समाज का मुख्य आधार क्या था? वर्णाश्रम। समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सती और जौहर प्रथा प्रचलित थी। मूर्ति कला का भी विकास किस काल में हुआ था? राजपूतों के काल में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था कमला देवी और पिता का था सोमेश्वर। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज रासो में कितने छंद व सर्ग है? तो पृथ्वीराज रासो में 1 लाख छंद और 69 सर्ग या अध्याय थे और 2500 यानी कि 2500 2500 पन्नों का महाकाव्य था। ये पृथ्वीराज रासो है। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी थी? संस्कृत, अभ्रंश, प्राकृत, पैशाची, मगधी और शूरसेनी। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी कलाओं और विद्याओं का अध्ययन किया था? तो इन्होंने 64 कलाओं और 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। चालुक्य मूलराज द्वितीय कहाँ का राजा था? गुजरात का। चालुक्य मूलराज द्वितीय की माता का नाम क्या था? नायकी देवी। 1178 ईस्वी में चालुक्य मूलराज द्वितीय और नायकी देवी यानी कि उसकी माता ने किसे हराया था? मोहम्मद गोरी।